वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूँ आयशा खालिद और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। ट्रंप व्हाइट हाउस में तब्दीलियाँ, वजूहात और असरात, इस बारे में हम बात करेंगे कुछ ही देर में। आज के शो में और क्या शामिल है, देखते हैं इसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। अफगानिस्तान के लिए नई अमरीकी हिकमत अमली, ताकत या मुज़ाकरात? It's important to consider all legitimate options. रिक्शा ड्राइवरी और खवातीन, हौसला हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। और वो जिंदगी में आगे बढ़ने का अज़्म जिनकी कुव्वत समाअत से कहीं बढ़कर है। गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उस वक्त तक मुल्क के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नाअहली और उनके इस्तीफ़े से शुरू होने वाली तब्दीली अभी तकमील के मराहिल तय कर रही है। इस बारे में अपडेट देने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से अयाज गुल। अयाज, मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से अबूरी वज़ीर आज़म के लिए नामज़द करदा उम्मीदवार शाहिद खाकान अब्बासी के लिए पार्लियामेंट में चौथी बड़ी जमात MQM की हिमायत के बाद मुस्लिम लीग की पोजीशन खासी मुस्तहकम हो गई है और उन्होंने मेजॉरिटी वोट हासिल कर लिया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक आपके पास अपडेट क्या है और आप आगे हम क्या तवक्को कर सकते हैं? जी, ये मरहला खुशउस्लूबी से मुकम्मल हो चुका है और खाकान अब्बासी ने 221 वोट हासिल किए हैं। और ये कोई गैर मुतवक्को नतीजा इसलिए नहीं है कि मुस्लिम लीग नून के पास पहले ही पार्लियामान के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर 188 अरकान की उनकी अपनी तादाद है और इत्तेहादियों को मिलाकर उनकी जीत यकीनी थी। तो अब तवक्को यही की जा रही है कि जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये मरहला अब खुशउस्लूबी से तय पा गया है, तो आगे वो जो एक कुछ खदशात से या गैर यकीनी सी सूरत हाल थी पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम के हवाले से, उसमें अब बेहतरी आएगी। अयाज, आपने पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम के हवाले से बात की है। अमेरिका में जिन अवामी नुमाइंदों और तजियाकारों से हमने सूरत हाल पर रद्द अमल लिया है, उनका एक अहम फोकस इस वक्त पाकिस्तान में इक़्तिदार की सिविलियन क़यादत को पुरअमन मुंतक़िली है। पाकिस्तान में आपकी जिन तजियाकारों से बातचीत हो रही है वो क्या कहते हैं? क्या आज वज़ीर आज़म का फ़ैसला एक पुरअमन सियासी अमल के तसलसल का अमल जारी रख पाएगा? जी, यकीनन जो उमूमी नुक्ता नज़र है इस वक्त पाकिस्तान में वो यही है कि चूँकि अदालत उज़्मा के एक फ़ैसले के तहत साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया और ये पहली मरतबा है पाकिस्तान में, आम तौर पे यही देखने में आया है कि जब भी कोई सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल का सामना हुआ है पाकिस्तान को, तो फ़ौजी मुदाखलत या बिलवास्ता तौर पर फ़ौज ने मुदाखलत करके उस सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश की, जो ऑब्वियसली एक नाकाम फैसले साबित हुए हैं माजी में। लेकिन इस मरतबा अदलिया ने चूंकि ये काम किया है, तो आम तासुर यही है कि ये एक ऐसे निज़ाम की अब बुनियाद रखी गई है जहाँ पे एहतिसाब का जो अमल है चूंकि सबसे ताकतवर शख्सियत के खिलाफ शुरू किया गया है, तो आगे चलकर पाकिस्तान के किसी भी इदारे के एहतिसाब के हवाले से जब सवाल उठेंगे, खा वो फौज का इदारा हो या कोई भी इदारा, तो उस पर सवाल उठाने वालों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और हर किसी को जवाबदेह होना पड़ेगा। ये है वो अमूमी तासुर जो इस वक्त पाकिस्तान में पाया जा रहा है। अयाज, इस तब्दीली के नतीजे में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों में बहुत इंतशार और कुछ सियासी जोड़ तोड़ भी दिखाई दे रहा है। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों के तनाजुर में आ जाने वाली तब्दीलियों की क्या अहमियत है? देखिए, पाकिस्तान में बाज़ खारजा उमूर और ख़ास तौर पे जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का सिलसिला जारी है, इस वक्त फ़ौज उसकी क़यादत कर रही है। चाहे उसका ऐलान नहीं किया जाता, लेकिन फ़ौजी क़यादत ही इस पूरे अमल को देख रही है। वो जंग जो है वो जारी है और पाकिस्तान वो कार्रवाइयाँ अपनी सरहद को महफूज बनाने के लिए अफ़गानिस्तान के साथ जो उसकी सरहद है वो कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है, तो उस पर भी किसी तौर पर कोई असर देखने में नहीं आ रहा। और गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने में एक बहुत बड़ी तकरीब हुई जहाँ पाकिस्तान के फ़ौजी सरबरा जनरल कमर जावेद बाजवा मेहमान खुसूसी थे। वहाँ पर एक बार फिर दोनों मुल्कों ने इस अज़्म का इआदा किया है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, जो राहदारी तामीर की जा रही है, वो अमल इसी तरह बगैर किसी रुकावट के जारी रहेगा। थैंक यू अयाज। ये थे इस्लामाबाद से हमारे साथी अयाज को। थैंक यू वेरी मच।
اور پاکستان میں آنے والی سیاسی تبدیلیوں کے ساتھ پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کا یہ بیان بھی شہ سرخیوں میں ہے، جس میں انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف کی نااہلی کے فیصلے کے پس منظر میں کہا تھا کہ اس سے کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کے آپشن پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ کشمیری رہنما میر وائز عمر فاروق نے وائس آف امریکہ کے سری نگر میں نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری عوام کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ اصولوں اور بنیادی انسانی حقوق کے تحت اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کی اجازت دی جائے، یا پھر کشمیری کے حقیقی نمائندے پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل بیٹھ کر مسئلے کا پرامن حل تلاش کریں۔ ان کے مطابق یہ پاکستان کی قومی پالیسی ہے اور وہ نہیں سمجھتے کہ حکومتوں کی تبدیلی سے اس پر کوئی اثر پڑے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے نمائندے نے سری نگر میں عام لوگوں سے بھی اس پر رد عمل جانا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمیں کسی کے رائے پر زیادہ بولنا نہیں چاہیے، مگر ایک بات ضرور بولوں گا کہ کسی کی رائے دبانا بڑی غلط ہے۔ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے مطلب پاکستان کی طرف سے، یہ سٹیٹمنٹ ہم پوری طرح اس سے اختلاف کرتے ہیں، کیونکہ کشمیر جو ہے انٹرنیشنلی ڈسپیوٹ ہے، تو انٹرنیشنلی اس کو حل ہونا چاہیے۔ پاکستان کا وزیر اعظم کوئی بھی بیان دے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو اس کا ڈسپیوٹ ہوا ہے، اس ڈسپیوٹ کو کسی بھی حالت میں حل کیا جائے۔ اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے اکثر حلقوں کی اس معاملے سے بظاہر لا تعلقی کے باوجود سوشل میڈیا پر اس پر خوب بحث ہو رہی ہے، جس میں نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر سے تعلق رکھنے والے افراد بھی پیش ہیں۔ اور تبدیلیاں صرف پاکستان میں نہیں آ رہی، یہاں واشنگٹن میں بھی پچھلے 6 ماہ سے تبدیلی کا عمل جاری ہے۔ صدر ٹرمپ کی امریکی صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سے اب تک وائٹ ہاؤس میں کئی بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ تازہ ترین تبدیلی کیا ہے، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں ندیم یعقوب کے پاس، جو کیپٹل ہل سے ہمیں اپ ڈیٹس کے ساتھ جوائن کر رہے ہیں۔ جی ندیم، کیا ہو رہا ہے آج واشنگٹن میں؟ دیکھیں، ابھی گزشتہ روز جو کمیونیکیشن ڈائریکٹر ہیں وائٹ ہاؤس کے اینتھنی اسکاراموچی، ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا ہے۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، جیسا آپ نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے اندر کچھ اہم عہدوں پر فائز لوگوں کو ہٹایا گیا ہے یا وہ برطرف ہو گئے ہیں، مستعفی ہو گئے ہیں۔ یہ سلسلہ شروع ہوا قائم مقام اٹارنی جنرل سیلی ییٹس سے، اس کے بعد مائیکل فلن جو سیکیورٹی کے مشیر تھے، پھر جیمز کومی FBI ڈائریکٹر، مائک ڈب کے کمیونیکیشن ڈائریکٹر، شان اسپائسر جو پریس سیکریٹری تھے، اور ابھی چند روز پہلے رائنس پریبس جو چیف آف سٹاف تھے۔ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے جو ان کے اٹارنی جنرل ہیں جیف سیشنز، ان سے بھی ناخوش ہیں، اور گزشتہ چند روز میں انہوں نے سخت تنقید کی ہے جیف سیشنز کے اوپر۔ جو تازہ ترین صورتحال ہے وائٹ ہاؤس کی، اس بارے میں مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ اینتھنی اسکاراموچی کا استعفیٰ ان کے دی نیو یارکر کو دیے جانے والے انٹرویو کے بعد آیا، جس میں انہوں نے دوسروں کے علاوہ صدر ٹرمپ کے سابق چیف آف سٹاف رائنس پریبس کے خلاف نامناسب الفاظ استعمال کیے۔ پیر کو وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری نے کہا کہ صدر ٹرمپ کو انٹرویو میں اسکاراموچی کی زبان نامناسب لگی ہے۔ دیکھیں، یقیناً صدر نے محسوس کیا کہ اینتھنی کے الفاظ نامناسب تھے، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ جنرل کیلی پر جانشینی کے لیے کوئی بوجھ ہو۔ اسکاراموچی نے بعد میں اپنے بیان پر معذرت کر لی تھی، مگر وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا کہ انتظامیہ میں ان کا کوئی اور کردار نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے جان کیلی کا نئے چیف آف سٹاف کی حیثیت سے خیر مقدم کیا۔ جان کیلی رائنس پریبس کی جگہ لیں گے، جنہیں عہدہ سنبھالنے کے 6 ماہ بعد ہی برطرف کر دیا گیا ہے۔ امریکی تاریخ کے پروفیسر جان کوہن کہتے ہیں کہ پریبس سب سے کم مدت تک اپنے عہدے پر فائز رہے۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا عہدہ سنبھالا تو انہوں نے واضح طور پر چیف آف سٹاف کی ذمہ داریوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ ایک بزنس مین کے طور پر کچھ لوگوں کو یہ رعایت حاصل تھی کہ وہ جب چاہتے دفتر میں چلے جاتے۔ ٹرمپ بہت سے لوگوں سے بات چیت کر سکتے تھے، وہ وائٹ ہاؤس کو بھی ایسے ہی چلانا چاہتے ہیں۔ کوہن کہتے ہیں کہ اسکاراموچی جیسے کئی لوگوں کو اس طرح کی رعایتوں کی وجہ سے انہوں نے اپنی انتظامیہ میں بدنظمی پیدا کر رکھی ہے۔ روایتی طور پر وائٹ ہاؤس میں چیف آف سٹاف دوسرا طاقتور شخص ہوتا ہے۔
चीफ ऑफ स्टाफ ही हकीकत में पूरे व्हाइट हाउस को चलाते हैं और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि सब कुछ निज़ामुल औकात के मुताबिक हो। वो स्टाफ को मुनज़्ज़म रखते हैं। वो ये निगरानी भी करते हैं कि कौन सदर के दफ्तर में आता जाता है। वो सदर के रोजाना के मामूलात में नज़्म व नस्क कायम रखते हैं। इसलिए व्हाइट हाउस में उनका किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। सदर ने नए चीफ ऑफ स्टाफ को व्हाइट हाउस का मुकम्मल इख्तियार देने का वादा किया है, मगर उन्होंने इस बात की तरदीद की कि उनकी इंतज़ामिया किसी अफरा तफरी का शिकार है। जो नए चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो एक रिटायर्ड फ़ौजी हैं और तवक्को की जा रही है कि वो वाइट हाउस की जो इंतज़ामिया है, ट्रंप इंतज़ामिया, उसमें भी एक फ़ौजी तर्ज का डिसिप्लिन ला सकेंगे। असल मसला तजियाकार, यहाँ पर अमरीकी जो तजियाकार हैं वो कहते हैं कि असल बात ये है कि सदर की जो पर्सनालिटी है, क्या वो अपना स्टाइल जो है उसमें कोई तब्दीली ला सकेंगे या नहीं। जी साकिब। नदीम याकूब हमें वाशिंगटन के सियासी मंजरनामे के अपडेट से रहे थे कैपिटल हिल से। थैंक यू नदीम। और वाशिंगटन से ही एक और अपडेट ये है कि अमेरिका की अफगान पॉलिसी के एक अहम सतून समझे जाने वाले रिपब्लिकन सेनेटर जॉन मैकेन ने अब तक अफगानिस्तान के लिए कोई वाज़ेह हिकमत अमली ना ला सकने पर ट्रंप इंतज़ामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। जॉन मैकेन ने, जो हाल ही में ब्रेन कैंसर की तशखीस के बाद सेहत आमा के नए बिल पर अपने वोट के इस्तेमाल के लिए वाशिंगटन आए थे, अपनी आबाई रियासत एरिज़ोना जाने से कबल कहा है कि वो अफगानिस्तान में कामयाबी के लिए अमरीकी फ़ौज के बेहतरीन लीडर्स के मशवरे पर इस साल सितंबर में नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में एक तरमीम की पेशकश करेंगे। इससे पहले अमरीकी वज़ीर दिफा ने वादा किया था कि वो जुलाई के वस्त तक अफगानिस्तान के बारे में अपनी हिकमत अमली कांग्रेस के सामने पेश करेंगे, जिस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका है। जबकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए साबिक अबूरी खुसूसी नुमाइंदा लॉरेल मिलर ने वॉइस ऑफ अमेरिका की अफगान सर्विस से एक इंटरव्यू में कहा है कि गुज़श्ता सालों में अफगान हुकूमत और इसकी सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद के लिए बहुत से तरीके आजमाए गए जिनमें कामयाबी नहीं हुई, और नई अमरीकी इंतज़ामिया के लिए ये खासी मायूसी की बात है कि वो ख्वाहिश के बावजूद कोई नया ऑप्शन लाने में कामयाब नहीं हुए हैं। In my view, it's important to consider all legitimate options. अमरीकी सलामती से मुतालिक मफादात और अमरीका के खत्ते में अज़ाइम को मद्देनज़र रखते हुए अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल के लिए तमाम जायज़ ऑप्शंस को ज़ेर गौर लाना एक दुरुस्त तरीका है, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि पॉलिसी की नज़रसानी के अमल में मामूल से कहीं ज़्यादा वक्त लगने से ये इशारा मिलता है कि इस बारे में अभी तक इत्तेफाक राय मौजूद नहीं। मेरे ख्याल में इसकी एक वजह यह भी है कि इस मसले का कोई फौरी हल दस्तयाब नहीं। गुज़िश्ता सालों में अफ़गान हुकूमत और इसकी सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद के लिए बहुत से तरीके आजमाए गए जिनमें कामयाबी नहीं हुई, और अमरीकी इंतज़ामिया के लिए ये खासी मायूसी की बात है कि वो ख्वाहिश के बावजूद कोई नया ऑप्शन लाने में कामयाब नहीं हुए हैं। If there was an abrupt withdrawal of American troops, अगर अमरीकी फ़ौजों का इनखला एकदम किया गया तो इसका मुमकिना मतलब अफ़गानिस्तान के लिए अमरीकी इक़्तिसादी इमदाद में कमी होगा, तो मेरे ख्याल में ये अफ़गानिस्तान को बहुत हद तक गैर मुस्तहकम कर देगा। इसके सियासी और सिक्योरिटी मुज़मिरात होंगे और इससे खित्ते के दीगर मुल्कों को गलत पैगाम जाएगा। and it would send a signal to other countries in the region of America. ये थी लॉरेल मिलर। दूसरी तरफ सदर ट्रंप ने फिलहाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र HR मैकमास्टर के अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज की तादाद के मंसूबे की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। और काबुल में इराकी सफारत खाने के करीब होने वाले खुदकुश हमले ने एक बार फिर अफगानिस्तान में अमन और सलामती की कोशिशों को दरपेश चैलेंजेस के बारे में नए सवालात को जन्म दिया है। अमरीकी दिफाई माहिरीन क्या कह रहे हैं इस बारे में, जानते हैं अमान अजहर की इस रिपोर्ट में। एक और दिन, एक और हमला, तशद्दुद का ना थमने वाला सिलसिला जो हर गुजरते दिन के साथ अफगानिस्तान की सलामती को दरपेश खदशात की फहरिस्त में नए इजाफे की नवीद सुनाता है। इन्हीं चैलेंजों में से एक अफगानिस्तान पर मरबूत इलाकाई पॉलिसी का ना होना है, जिससे इस तासुर ने जोर पकड़ा है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों समेत खित्ते के दीगर ममालिक की अफगानिस्तान पर पॉलिसियाँ एक दूसरे से मुतसादिम हैं। दूसरी जानिब वाशिंगटन में ट्रंप इंतज़ामिया ने भी नई इलाकाई पॉलिसी का इंदिया दे रखा है ताकि अफगानिस्तान का सफारती हल निकाला जाए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के साबिक डिप्टी कमांडर जनरल जॉन एलन भी अफगानिस्तान के इलाकाई हल के हक में है।
VOA उर्दू से खुसूसी बातचीत में उन्होंने अफगानिस्तान की सलामती में खित्ते के दूसरे ममालिक के किरदार पर बात करते हुए कहा, कोई भी नई अफगान पॉलिसी जो ट्रंप इंतजामिया के ज़ेर गौर है को इलाकाई पॉलिसी होना चाहिए जिसका पाकिस्तान और अफगानिस्तान हिस्सा हों, लेकिन इस पॉलिसी में उन ममालिक को एक दूसरे के लिहाज से देखा जाना चाहिए। पाकिस्तान को किसी तौर से भी अफगानिस्तान के लिए हिकमत अमली के तनाजुर में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जनरल एलन अफगानिस्तान में भारत और पाकिस्तान के एक दूसरे के हवाले से खदशात को भी अहम समझते हैं। भारत अफगानिस्तान में अहम किरदार अदा कर रहा है और हमें इसे तस्लीम करना चाहिए, लेकिन हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि पाकिस्तान हमारे भारत से ताल्लुकात की नौयत को समझे और हमारा जो भी ताल्लुक भारत से हो उसे अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के लिए दिफाई एतबार से धमकी आमेज न समझा जाए। अफगानिस्तान के इलाकाई हल की गुफ्तगू अमरीका समेत जनूबी एशिया के दीगर मुल्कों में भी कुछ अरसे से सुनी जा सकती है। देखना यह है कि क्या ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान समेत खित्ते के दूसरे मुल्कों को अफगानिस्तान के मुश्तरका हल पर कायल कर पाएगी और ऐसा किस कीमत पर हो पाएगा। अमान अजहर, उर्दू, VOA, वाशिंगटन। और इस्लामाबाद और वाशिंगटन में होने वाली सियासी तब्दीलियों के बारे में मज़ीद अपडेट्स जानिए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आप दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरें और बहुत सी मुनफरिद वीडियोस भी देख सकते हैं। और अब वक्त हुआ है वर्ल्ड व्यू का, जिसमें शामिल होती हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पेश आने वाले कुछ अहम और इंटरेस्टिंग वाक़यात की झलकियाँ। वेनेजुएला की इंटेलिजेंस सर्विसेज ने अपोजिशन के दो अहम रहनुमाओं एंटोनियो लेडेस्मा और लेओपोल्डो लोपेज को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मडोरो पर पाबंदियां लगाते हुए अमेरिका में उनके असासे मुंजमद कर दिए हैं। अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने कहा है कि अमेरिकी सदर पाबंदियों के बिल पर जल्द दस्तखत करके रूस को पैगाम देंगे कि उसे यूक्रेन में अपने किरदार और शाम और ईरान के साथ ताल्लुकात में तब्दीली लानी होगी। कतर ने अपने साथ तिजारती ताल्लुकात खत्म करने पर सऊदी अरब, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत जमा करवा दी है, जिसके तहत चारों ममालिक को 60 दिनों के अंदर मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल निकालना होगा। लॉस एंजलिस 2028 की ओलंपिक्स गेम्स की मेजबानी के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के साथ मुआहदे करने में कामयाब हो गया है, जिसकी बाकायदा मंजूरी जुमे को दी जाएगी। अमेरिका के इस इकदाम के बाद पेरिस के लिए 2024 में ओलंपिक्स मेजबानी की राह में हायल रुकावट हट गई है। ख़वातीन का किसी ऐसे पेशे से मुंसलिक होना जो मर्दों के लिए मखसूस हो कोई आसान बात नहीं। इस वक्त हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक गैर मामूली पेशे से मुंसलिक चंद बाहिम्मत पाकिस्तानी ख़वातीन से, जो अपनी जैसी दीगर ख़वातीन को खुद एतमादी से रोज़गार कमाना सिखा रही हैं एक गैर रवायती अंदाज में। आइए देखते हैं। ये है लाहौर की बेदियां रोड, जिसके खुले मैदान में इकट्ठी होने वाली ये ख्वातीन 3 पहियों की सवारी को चलाने की तरबियत हासिल करने पहुंची हैं, जिसे रिक्शा कहते हैं। इन्हें हिम्मत और अज़म की एक नई राह दिखाई है इन्हीं के जैसी एक और खातून इंस्ट्रक्टर शमीम ने। मैं अक्सर ऐसे घरों में जाती हूँ कि जहाँ पे किसी का हस्बैंड नहीं मान रहा, किसी का भाई नहीं मान रहा, किसी का बाप नहीं मान रहा, तो मुझे ये सारी चीज़ें जो है वो फेस करना पड़ती हैं। कैसे आप? ठीक ठाक। आप कैसे? यहाँ आई कोई खातून घरेलू मुलाजमा है तो कोई घर में सिलाई का काम करती है। लोग कपड़े ले जाते हैं और सिलाई नहीं देके जाते, तो इसलिए फिर मुझे ये रिक्शे के बारे में पता चला, तो फिर मैंने सोचा कि ये ज़्यादा बेस्ट है। जब भी गाड़ी चलानी है, रिक्शा ड्राइव करना है, तो आपने रिस्पेक्ट से बुलाना है। मैं किसी के घर में काम करने जाती थी और जब छुट्टी करती हूँ मिल वाले मेरी सैलरी काट देते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना खुद का कोई काम करूँ। ये रिक्शा चलाऊँगी ना, पहले सीखूंगी और फिर मैं चलाऊँगी। शमीम एक ऐसी गैर सरकारी तंजीम के साथ वाबस्ता है जो ड्राइविंग सिखाने के बाद ख्वातीन को आसान इकसात पर रिक्शे फ्राहम करती है। ये कोई पहला इदारा नहीं, बल्कि लाहौर में ख्वातीन की रिक्शा ड्राइविंग की बुनियाद पिंक रिक्शा नामी तंजीम ने 2015 में डाली। हमारा प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके साथ, लेडी के साथ, और हम ये मेक श्योर करते हैं कि ये रिक्शा कोई आदमी ना चला रहा हो। इस वक्त 10 लेडीज़ हैं जो खुद मुख्तार हैं, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी अर्निंग है उनकी। किधर जाना है? पहले तो घर वाले नहीं माने, मैंने कहा नहीं, अगर नहीं कोई बोलता मेरे साथ ना बोले, मैंने तो अपने बच्चों की रोज़ी कमानी है ना। कुछ लोग हंसते थे, पढ़े लिखे लोग मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दिलाते थे।
अदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त लाहौर शहर में 15 से 20 ख्वातीन खालिस्तान मर्दाना समझे जाने वाले इस रोजगार से मुंसलिक हैं। पाकिस्तान से आपने ख़वातीन का हौसला बढ़ाने वाली एक बहुत इंस्पायरिंग कहानी देखी, और ऐसी एक इंस्पायरिंग कहानी है वाशिंगटन से हमारी अगली रिपोर्ट, जहां गैलोडेड यूनिवर्सिटी स्मार्ट से महरूम या कम सुनने वाले अफराद के लिए मखसूस है। 153 साल से कायम ये यूनिवर्सिटी इस लिहाज से मुनफरिद है कि यहाँ दुनिया भर से क़ुव्वत समात से महरूम अफराद तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। हाल ही में इस यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन तकरीब में वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी शिरकत की। मज़ीद जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी में आज ग्रेजुएशन का दिन है। समाज से महरूम ये तालिब अगरचे यहाँ बजने वाले ड्रमों को सुन नहीं सकते, लेकिन वो इनकी थरथराहट महसूस कर सकते हैं। मैं आज यहाँ पर हूँ क्योंकि मेरा बेटा इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा है। ये एक तवील सफ़र था, लेकिन वो कामयाब रहा। हम यहाँ उसकी खुशी में शरीक हैं। क्योंकि इशारों की कोई आलमी ज़ुबान नहीं, जब ईरानी तालिब अरादून गोटी बात करते हैं तो उनके मुल्क में उनके दोस्तों को समझ नहीं आती। इसकी वजह यह है कि वो यहाँ अमरीकी साइन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। हर मुल्क की अपनी मुनफरिद साइन लैंग्वेज और सकाफत है। हत्ता कि एक ही मुल्क की साइन लैंग्वेज के मुख्तलिफ लहजे भी होते हैं। जब मैं यहाँ अमेरिका आया तो मैंने अमरीकी साइन लैंग्वेज सीखी, जबकि मेरी आबाई ज़ुबान ZEI है, जो कि ईरानी इशारों की ज़ुबान है। ये यूनिवर्सिटी समाज से महरूम अफराद के लिए दुनिया का वाहिद लिबरल आर्ट्स इदारा है। ये 150 साल पुरानी यूनिवर्सिटी समाज से महरूम तालिब इल्मों को अंग्रेज़ी और साइन लैंग्वेज दोनों में तालीम देती है। परफॉर्मर्स की मौसीकी के अलावा यहाँ ग्रेजुएशन की तकरीब में हर जानिब खामोशी है, क्योंकि जो कुछ कहे जाने की ज़रूरत है वो इशारों के ज़रिए कहा जा रहा है। यहाँ तक कि जोश और खुशी का इजहार और मुबारक भी खामोशी में दी जा रही है। यहाँ से ग्रेजुएट होने वाली एक तालबा अपने इस तजर्बे को मिस्र ले जाना चाहती हैं। हम यहाँ और अमेरिका के तजुर्बे से सीख सकते हैं, खास तौर पर ये कि समाज से महरूम बच्चों की ज़रूरियात क्या हैं, जिसे हम अपने निज़ाम का हिस्सा बना सकें। ग्रेजुएशन का मतलब ये भी है कि जॉब मार्केट में दाखिल होना, जो आम लोगों की निस्बत ऐसे अफराद के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है। समाज से महरूम अफराद को ये साबित करने के लिए कि वो किसी से कम नहीं, अक्सर दुगना काम करना पड़ता है। और अगर आप अमेरिका और दूसरे मुल्कों का मुकाबला करें तो यहाँ के मुकाबले में दूसरी जगहों पर बहरे अफराद की सलाहियतों को बहुत ही कम तस्लीम किया जाता है। हमारे पास सबूत हैं कि बहरे अफराद कोई भी काम कर सकते हैं। तकरीबन खामोशी में यहाँ पढ़ने और डिग्री हासिल करने के बाद ये ग्रेजुएट्स दुनिया की जॉब मार्केट में जगह बनाने के लिए तैयार हैं। यहिया अलबरजिंजी की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA। बहुत इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स। और आयशा, आखिर में एक और बात करते हैं एक और इंस्पायरिंग यंग मैन की। साल 2015 में दोनों हाथों का ट्रांसप्लांट करवाने वाले कम उम्र तरीन ज़ियान हार्वी ने अपने हाथ अब मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। 10 साल ज़ियान हार्वी दुनिया में पहला बच्चा है जिसके दोनों हाथ ट्रांसप्लांट हुए हैं। ज़ियान सिर्फ 2 साल का था जब एक इन्फेक्शन के बायस उनके दोनों हाथ और घुटनों से नीचे की टांगें काट दी गई थीं। 18 माह पहले उसके हाथों का ट्रांसप्लांट ऑपरेशन हुआ था और अब वो अपने दोनों हाथ इस्तेमाल कर सकता है, लिख सकता है, चीज़ों को छू सकता है, उन्हें उठा सकता है। और ये सब मुमकिन हुआ है अपनी नौइयत के इस पहले ट्रांसप्लांट और इसके बाद होने वाली थेरेपी से। बिल्कुल। और आयशा, ज़ियान का कहना है कि दोनों हाथ पाने के बाद अब उनकी ज़िंदगी कंप्लीट हो गई थी। ये था आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। इसके लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर facebook.com/urdu VOA पर, और हमें बताइए कि आप इस शो में क्या देखना चाहते हैं। कल इसी वक्त इसी जगह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
Voice of America.